प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1.2। ठीक ना। अब हम इसका क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं ताकि बार बार बुक करने पे थोड़ा समय लगता है और वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसके लिए हम देखेंगे, कह रहा है बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक ना। अब हम देखेंगे इसमें इसका जितना भी कंसेप्ट है वो मैं इसका जो सबसे पहला वीडियो है उसमें बस कंसेप्ट ही बताया है। अगर जिनको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा वो बच्चे जाके उसमें देख ले, प्लेलिस्ट में जाएं और पहला जो है चैप्टर का लिखा है उसमें कंसेप्ट उसको आप क्लियर करिए, फिर आगे बढ़िए। अब हम देखेंगे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन का पहला जो है कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक ना। ये कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तब ये इसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो बच्चों, ये जो आपकी वास्तविक संख्या है, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। इस वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है, परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। ठीक ना। तो प्रत्येक आपका जो है ये अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भाई परिमेय भी आ रहा है आपका, अपरिमेय भी आ रहा है। ठीक ना। तब इसमें आपका जितना भी अपरिमेय संख्या होगी वो तो वास्तविक होगी ही, है ना। जितना भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक होगी। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आप लोग दो भाई हो। ठीक ना। तो अगर मैं ये पूछ दूँ या कोई अन्य पूछे कि एक का भाई, एक आपका कोई भाई है, जैसे मान लीजिए एक भाई ये है एक भाई ये है, मैं आपसे बोलूँ कि ये आपका भाई ये आपके पिताजी का लड़का है, तो ये तो सत्य है ना। आपको वो पूछे या ना पूछे, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये आपके पिताजी का लड़का है, तो ये सत्य है, इसके लिए सत्य है। अगर आपको भी कहेगा तो आप भी सत्य है। ठीक वैसे ही देखिएगा आप, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमारा कथन क्या है बच्चों? सत्य है। क्या है? सत्य है। और इसका देखो कह रहा है ना कि कारण के साथ देखिए, तो कारण में आप लिखेंगे वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। आप कारण में ऐसे लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक ना बच्चों, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको एक दो बार अपने से पढ़िए और उसको देखिए। वो पढ़ने से थोड़ा वो आसान हो जाता है। करा है अगला, ये इसका पहला हो गया। अब दूसरा आपका करा है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। पहले आप समझिएगा, संख्या रेखा का मतलब ऐसे दर्शाना, सभी लोग पढ़े होंगे इसको पिछले क्लास में। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप, सभी कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, माने ये भी ये भी ये भी ये जितना भी है √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक ना। अब हम देखेंगे √1 का सभी नहीं हो सकता है।
ये ध्यान दीजिए, √m का सभी संख्याएं नहीं हो सकती हैं। आप इसको लिखोगे असत्य। क्या लिखोगे? असत्य। ठीक ना? इसको आप लिखेंगे क्या? असत्य। अब हम इसका कारण भी लिखेंगे, इसका कारण भी लिखेंगे कि आप कारण में लिखिएगा बच्चों, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल, ये वर्गमूल को मतलब अभी समझा रहे हैं आप लोग, वर्गमूल हो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक ना? देखिए आप लोग कह रहे संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये तो सही बात है, इधर जीरो की इधर क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक, इधर धनात्मक। कह रहा प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। प्रत्येक बिंदु पे एक वर्गमूल हो, ये संभव नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए इसका वर्गमूल संभव नहीं है, पॉइंट में आएगा, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। और जैसे मान लीजिए ये आपका 4 है, ठीक ना? ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो अब देखना आप लोग, प्रत्येक पे आपका ये संभव नहीं है। देखो ये √5 हो गया, इस पे आपका क्या हो रहा है? पॉइंट में आएगा। ठीक ना? प्रत्येक के लिए संभव आप नहीं कर सकते हो, है लेकिन प्रत्येक के लिए नहीं है। अब अगला देखो आप, ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक, देखो पहले का तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या पर नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक ना? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखेंगे, अभी आपको बताया है कि जो वास्तविक संख्या है ये आपका परिमेय और अपरिमेय से मिलके बनता है। ठीक ना? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है। ठीक ना? वो परिमेय भी होगी। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल के रूप में, अब अगर हम आपसे ये कह दें अपरिमेय संख्या का मतलब कि क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये √3 हो गया। ठीक ना? √3 हो गया। ठीक ना? अब हम मान लें ये 4 हो गया, ये भी तो वास्तविक संख्या है, ये भी तो वास्तविक संख्या है। ठीक ना? ये पाई हो गया, ये भी तो वास्तविक संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक ना? ये क्या हो गया आपका? सब वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों वास्तविक संख्या कहलाएंगी, ये जान लीजिए आप सीधे। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक ना? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जो है सत्य नहीं है, ये असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। ठीक, इसलिए क्या है आपका असत्य। कारण में आप लिखेंगे, क्योंकि कारण में आप लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं
में परिमेय संख्या भी होती हैं। ठीक ना। चलिए बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक ना। इसको समझिए एक बार अगर पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पढ़िए आप इसको। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक ना, वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण देना है, 2-4 ठो दे देंगे उदाहरण, समझ में आ जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। तो आप लोग सीधे लिखिएगा इसमें, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों, लिखिएगा नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक ना। अब देखिए, आप एक बार इसको देख के समझिएगा तब समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं √1, ठीक ना। तो ये धनात्मक है, इसका वर्गमूल देखते हैं, आपका परिमेय संख्या हो रखी हुई। तो 1/1 का मान क्या होता है 1। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो सभी नहीं हो रहे हैं, सभी धनात्मक आपका अपरिमेय संख्या नहीं आ रहा है। देखो पहले √1 का मान ही ये 1 आ गया, 1 परिमेय संख्या है। √4 का 2 हो गया, ये भी मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक ना। √9 मैंने जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक ना। स्क्वायर रूट जिसका भी निकाल सकते हो। देखो ये 3 हो गया, वही एग्जाम्पल आपको मांग रहा है। तो ये मेरे उदाहरण भी हो गए। ठीक ना बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बहुत बच्चों, बस क्वेश्चन देखने के लिए आपके टफ है, आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखो इसके लिए मुझे आवश्यकता होगी, देखिए ये आपका स्केल हो गया, ये आपका डी टाइप स्केल हो गया, और ये आपका देखिए प्रकार हो गया। ठीक। अब मैं पेंसिल न लेकर पेन लूँगा, इसलिए ताकि बच्चों आपको क्लियर दिखाई दे। पेंसिल में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए इसको ले लेते हैं, या मेरा हो गया। ठीक। समझिएगा इसको स्टेप बाय स्टेप, बहुत टफ नहीं है, बस समझ लेने की बात। देखो कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा बना लेते हैं, और वो भी ध्यान देंगे कैसे बनाना है। ठीक ना। एक मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ, ठीक, एक मेरा संख्या रेखा हो गया। अब इस पे मैं एक बिंदु को 0 मान लेता हूँ। यहाँ पे बिंदु, इसको क्या मान लिया मैंने, 0। ठीक है बच्चों। अब इससे देखो आपका स्केल में, समझिएगा इसको, स्केल में थोड़ा चमक रहा है। स्केल में देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 1 यूनिट मानेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, मैंने 7 से 8 के बीच 1 यूनिट है, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के बीच, 10 से 11 के बीच, ये सब एक यूनिट क्या है आपका मानेंगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो अब जैसे मैंने ये 6 था, 6 से 7 तक मैंने मान लिया 1 यूनिट। ठीक ना, पॉइंट लगा दिया ऐसे। फिर 8 को मान लिया, फिर आपको 9 को मान लिया, फिर 10 को मान लिया, ऐसे ही 11 को मान लिया। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा, देखिएगा इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, इसको मैं नाम दूंगा 2, इसको 3,
इसको 4, इसको 5, ठीक ना। देखो इधर जाना नहीं है, इधर भी कर सकते हैं आप, माइनस में जाएगा, इधर हमको नहीं जाना है, ठीक ना। √5 का इधर माइनस में नहीं जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, कर √5 लाना है ना, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे बच्चों कि जब भी हमको 5 करना है ना, तो सबसे पहले हम इसको 2 यूनिट ले लेंगे। कितना ले लिए? 2 यूनिट। 2 यूनिट आपका ये रहा, ठीक ना। मैंने क्या किया, 2 यूनिट इसमें जगह ले ली। 1 यूनिट ही हो गया, 1 यूनिट ए। अभी समझ में आएगा कि मैं 2 यूनिट क्यों लिया हूँ, ठीक ना। इसको बनाने के लिए 2 यूनिट ले लिया। फिर इसके बाद इस पे मैं 90 अंश का जो है ऐसे कोण बनाऊंगा, ठीक ना। 90 अंश का देखो कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें समझ लीजिएगा इसको। ये मेरा डी टाइप चांदा, चांदा भी इसको बोलते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको बिल्कुल ये 2 के जो है इस बिंदु पे रखेंगे, और ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक ना। फिर आपका देखो कैसे कर रहा है, ये देखो मैंने इसको रख दिया उसी पे, ये देखो 2 है ना, 2 पे इसको एकदम रख दिया, और ये रेखा सब क्या है, उसी रेखा पे सेम है ना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चिन्ह लगा लिया, देखो लग गया मेरा चिन्ह, ठीक। अब इसके बाद इस पे भी 1 यूनिट बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, 1 यूनिट बनाएंगे। इसको देखो, इसके सिधाई में हो तभी 90 अंश होगा। अब ये 1 से गया और ये यहाँ पे आके मिल गया, ये मेरा 1 यूनिट इधर हो गया। ये डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस मेरी 2 यूनिट हो गई, ये डिस्टेंस 1 यूनिट हो गई। अब देखना आप लोग एक चीज़ समझिएगा, अब इसको और इसको मिला लेंगे, इसको और इसको मिला लिए, देखो बच्चों मिल गया ना। अब हम इसका मान निकालेंगे। देखो इसमें मैंने ये लिया है तो ये 90 अंश का हो गया, समझ में आया ना। अरे 14 से इसको 90 अंश का कोण बना दिया तो क्या हो गया, 90 अंश। अब ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ये आकृति आपकी क्या होगी, समकोण त्रिभुज। इसका मान आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना बच्चों। तो आप देखना मुझे कर्ण ज्ञात करना है। देखो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, देखो 90 अंश के सामने भुजा क्या होगी, आपका कर्ण होगा, ठीक। तो ये हमारा लंब 1 हो गया, 2 आधार हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 5। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या दिया आपका, 5 दिया, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √5। ये मुझे ज्ञात करना है ना, √5 इस पे कहाँ पे निरूपित करना है। इसका मान हो गया √5 हो गया ना बच्चों। देखो 2 नहीं लेते ना तो ये 4 नहीं आता, तो फिर ये फंस जाता, 1 लेते तो फंस जाता, मैटर नहीं काम करता, ठीक ना। इसलिए मैंने क्या किया है, 2 लिया है। अब देखो, अब अभी निरूपित नहीं हुआ है ना कि हो गया, ये संख्या रेखा पे कहाँ है, ये तो ऊपर है, ठीक ना। ये पॉइंट देखिए यहाँ, देखिए जैसे मैंने बोलूँ 1 पे आप लोग जो है निरूपित कीजिए, तो यहाँ पे बता दोगे। 3 पे करो तो यहाँ बताओगे, 5 पे करो तो यहाँ बताओगे। उसी प्रकार से √5 का बिंदु ये है, ये डिस्टेंस है इसका, तो अपने जो है प्रकार में ये दूरी ले लेंगे। देखिए यूँ रखा इधर, और ये दूरी मैंने मेजर किया, देखो ये हो गया मेजर, देखो एकदम सेम हो गया ना। अब इसी से हम यहाँ पे चाप लगा देंगे इस पे, ठीक। यह जिस बिंदु पे काटेगा, यह जिस बिंदु पे भी काट रहा है, इस बिंदु, तो ये मेरी बिंदु क्या हो गया आपका √5। जगह नहीं था तब मैंने ऐसे कर दिया ना, तो यहीं पे लिखना चाहिए। ये मेरा क्या हो गया बिंदु √5। जैसे ये 1 का बिंदु है, 2 का बिंदु हो, वैसे क्या ये √5 का बिंदु है, ठीक ना बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों, ये देखो थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा था, इसीलिए मैंने सोचा कि बुक से ही बता दूंगा। कह रहा है बच्चों देखो, ये कह रहा है
कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, ठीक ना। करा है कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, ठीक। ये आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, मैं बता दे रहा हूँ अभी। ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बताया है कि आप इस प्रकार से करते जाइए, समझा रहा है आपको। देखो ये पेपर में आपका नहीं पूछेगा, बस थोड़ा सा आपको एक सिखाने के लिए प्रक्रिया अपनाया है। करा है बच्चों, ये खींचना है। सबसे पहले बिंदु वो लीजिए, ये बताया आपको, स्टेप बताया है कि आप ऐसे ऐसे करते जाओ, ठीक ना। मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन इतना बड़ा है उसको देखे घबराओ नहीं, ठीक। कह रहा है बच्चों आपका, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कुछ मत करो, देखो मैं एक, इसमें भी यूनिट से ही चलना है। मैं इसमें बच्चों एक यूनिट ले लूँगा, संख्या क्या ले लूँगा, एक यूनिट। देखो एक यूनिट ले लिया। इसमें भी आपको कितना लेना बच्चों, एक यूनिट ही लेना है। अब इसके बाद मैं इसमें एक 90 अंश का कोड बना लिया, ठीक ना। लेकिन इसी में आपको काम भी देंगे, ये होमवर्क भी देंगे आपको, और आपको बताना होगा इसको कि सर मेरा ये ऐसे हो गया, हो जा रहा है, ठीक ना। देखो ये है डिस्टेंस मेरी एक यूनिट है, ये भी डिस्टेंस मेरी क्या है, एक यूनिट है। अब हम इसमें ध्यान देंगे, आपको मिलता जाएगा। देखो कैसे, देखो अब मैं इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं एक काम करूँगा, आपका यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया ना बच्चों, 90 डिग्री ये आपका हो गया, ये आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक ना। अब हम देखेंगे इसको, एक यूनिट मैंने इसको माना है, एक यूनिट मैंने इसको माना है, ठीक ना। इसको आप पी मानोगे, इसको पहले मैं पी मान लेता हूँ, तो फिर देखो ऐसे ही बुक में स्टेप बाय स्टेप चला है, ठीक ना। देखिए पी ओ पी मान रहा है ना, इसको मैं मान लेता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो गए। और इसको मैंने मान लिया ओ, इस बिंदु को क्या माना, ओ, और ये पी। तो ओ पी की लंबाई यहाँ पर क्या आ गई, 1 यूनिट है, क्या बच्चों, 1 यूनिट, ठीक। अब देखोगे इस बिंदु को मैं P1 मान रहा हूँ, क्या मानो, P1। अब इसको और इसको मिला देते हैं, तो प्यारे बच्चों ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करके दिखा देते हैं आपको, देखो ये कर्ण बराबर, आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको छोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका √2, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका स्क्वायर था, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो यह √2 में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, √2 आ गया ना। अब देखो, अब आपका OP1 क्या आ गया, देखो OP कितना आया था 1, OP1 कितना आ गया √2। अब हम देखेंगे इस पे 90 अंश का बनाएंगे, फिर इस पे नहीं बनाएंगे, इस पे बनाएंगे, कर्ण पे, ये याद रखिएगा आप लोग, इस पे फिर 90 अंश का खींचेंगे, ठीक। 1 यूनिट ही लेंगे, 1 यूनिट ही इसको करेंगे। चलो मैं इसमें 1 यूनिट ले रहा हूँ, वन यूनिट। अब हम इसमें देखेंगे आपका बच्चों कि ये भी आप 1 यूनिट लिए हैं, और ये फिर इसको आप मिलाएंगे। देखो एक वर्गमूल सर्पिल बनता जा रहा है, ठीक ना, वर्गमूल सर्पिल बनता जा रहा है।
अब बच्चों ये √2 है, ये 1 है, तो इसका जब इससे आप निकालोगे, ठीक ना, तो ये आपका आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा बच्चों? √3। तो आपका हो जाएगा OP, इसको P2 मान लेते हैं, P2 बराबर √3। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से ये आपको होमवर्क है, ये आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। इस पे 90 अंश का निकाल के फिर ऐसे निकाल के इसका मान निकालिए, फिर ऐसे ही फिर बार बार कर्ण का 90 अंश मानते जाएंगे, ये ऐसे ऐसे जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि इस प्रकार से आप कितना इस पे कर सकते हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, उसी प्रकार से निकालते 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 यहाँ तक जाने में कितना बन रहा है, यह आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक ना बच्चों। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए कि सर थोड़ा सा ये डाउट रह गया है, इसको क्लियर कर दीजिए, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक ना बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा प्रयास भी रहता है कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर करा दें। ठीक ना। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।